नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं विक्रम सिंह। डेली लाइव के खास कार्यक्रम आमने सामने में शरीक होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी। इनसे चर्चा होगी हनुमानगढ़ जिले की राजनीति से लेकर केंद्र सरकार की राजनीति तक। दादरी जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले दादरी जी ये बताएं कि कांग्रेस में आपका प्रवेश कैसे हुआ? मैं छात्र जीवन से ही, क्योंकि हमारा परिवार जो है शुरू से ही कांग्रेस विचारधारा का परिवार था, तो मेरे को संस्कार में ही कांग्रेस जो है संस्कृति मेरे संस्कार में मेरे को मिली थी। और छात्र जीवन से ही मैं NSUI से जुट गया था और उसके बाद यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस होते होते शुरू से ही हमारा परिवार भी कांग्रेस ही रहा है। तो कोई किसी ने प्रभावित किया आपको या कैसे? कांग्रेस का जो विचारधारा है उसको प्रभावित किया। स्टूडेंट लाइफ में ही कांग्रेस की विचारधारा भी देखते थे और अन्य पार्टियों की विचारधारा भी देखते थे। तो कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस ने जो आज़ादी में भाग लिया, उनके आज़ादी में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सुनते थे। और कांग्रेस देश को एक और अखंड रखने के लिए कांग्रेस के हमारे नेताओं ने जो है अपने प्राणों की आहुति दी। तो उन नेताओं के जो है बलिदान ने मुझे प्रभावित किया और मैं कांग्रेस से और ज़्यादा जुड़ता गया, नज़दीक आता गया। दादरी जी, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने बहुत से महान नेता दिए हैं, मान लीजिए आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी। तो कोई खास हो जिसने आपको प्रभावित किया, किसी खास एक ने? खास नेता तो हमारे कांग्रेस के अंदर कोई ऐसी खास की बात नहीं है, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो। कांग्रेस के अंदर एक ऐसी श्रृंखला है नेताओं की का हर नेता का अपना एक अलग व्यक्तित्व है। राजीव गांधी जी है, उनका एक अलग व्यक्तित्व था। इंदिरा जी का एक अलग व्यक्तित्व था। नेहरू जी का अलग व्यक्तित्व था। तो हर व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व था। तो हर व्यक्ति की विचारधारा जो है उससे प्रभावित होकर, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं धीरे धीरे कांग्रेस की ओर मेरा जुड़ाव जो है बढ़ता गया। कांग्रेस में आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा? मतलब अब किस किस पद पर रहे? मैं शुरू में छात्र जीवन में ही, जब यूनिवर्सिटी में था, मैं जयपुर से मैंने लॉ की, तो वहाँ NSUI से मैं जुड़ गया था। उसके बाद में लॉ करके आने के बाद में जब हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला जॉइंट होता था, तो गंगानगर जिला युवा कांग्रेस का मैं महामंत्री बना यहाँ पे। उसके बाद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा मैं। उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा। फिर मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास जी, नारायण सिंह जी, BD कल्ला जी और CP जोशी जी के साथ काम किया। और उसके बाद पार्टी ने मुझे बतौर जिलाध्यक्ष हनुमानगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी में काम करने का मौका दिया। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इसी पार्टी पर सबसे ज़्यादा परिवारवाद के जो आरोप लगते हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे? ये तो विरोधी पार्टियों का जो है दुष्प्रचार है। कोई भी व्यक्ति जो पार्टी के अंदर काम करता है, तो एक परिवार विशेष का होने के नाते ये नहीं है कि उसको कोई बार है कि वो पार्टी के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता या पार्टी के अंदर। विरोधियों की क्या बात है दादरी जी? विरोधियों की क्या बात है? आप देख लीजिए, सबसे पहले इंदिरा गांधी की बात करें, उनके बेटे राजीव गांधी, उनके बाद सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी को तो युवराज कहा जाता है। ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये सारा विरोधियों का दुष्प्रचार है। इंदिरा जी के बाद, राजीव गांधी जी के देहांत के बाद में सोनिया जी बिल्कुल राजनीति में नहीं आई थी। और उस टाइम सोनिया जी चाहती तो प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन सोनिया जी ने प्रधानमंत्री नहीं बनते हुए घर के अंदर रहना उचित समझा। और 10 साल तक उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए एक भारतीय महिला के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जो देश को एक रखती है, और उस टाइम कांग्रेस पार्टी जब वीक हुई तो देश की भी हालत खराब हो गई। तो कांग्रेस के लोगों ने और देश की जनता की मांग पर सोनिया जी ने जो त्याग किया और वो पार्टी की उन्होंने कमान संभाली। और आप परिवारवाद की बात करते हो, सोनिया जी को प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस के संसदीय दल ने नेता चुन लिया था। आज कोई सरपंच का पद नहीं छोड़ना चाहता, और सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद का पद छोड़ा। और उस टाइम मनमोहन सिंह जी को, जो माने हुए वर्ल्ड के अर्थशास्त्री है, उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो सोनिया जी के त्याग की और इस परिवार के त्याग की कोई जो है मुकाबला नहीं कर सकता। ये विरोधी दल इसीलिए कांग्रेस पार्टी के विचारों से और इस परिवार के और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के त्याग से बौखला के इस तरह के आरोप लगाते हैं। देखिए दादरी जी, आप ये बात कह रहे हैं कि इस जो दूसरी पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, वो दुष्प्रचार कर रही हैं, लेकिन हनुमानगढ़ जिले की बात कर लें, अपने नेशनल राजनीति की बात ना करें तो हनुमानगढ़ जिले की बात करें। सबसे पहले आत्माराम जी, जो चौधरी विनोद कुमार के पिताजी थे, वो MLA रहे। उसके बाद चौधरी विनोद कुमार, उसके बाद अब भूपेंद्र चौधरी तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ तो दुष्प्रचार नहीं हो रहा, ये तो सामने की स्थिति स्पष्ट हो रही है। नहीं, ये भी इसमें देखो, आत्माराम जी जिला फर्स्ट यहाँ जो जिला परिषद थी उसके खुद प्रमुख रहे,
नीचे गांव की राजनीति से सरपंच थे, उसके बाद में विनोद चौधरी जो है प्रधान रहे, सरपंच रहे, उनके बाद में उनको एमएलए का टिकट दिया, चुनाव जीत के आए, कोई ऊपर से थोपे नहीं गए। और आगे भूपेंद्र की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, मुझे पता नहीं आगे क्या एमएलए के कैंडिडेट हैं नहीं है, लेकिन ये सब पंचायत राज से जुड़े प्रतिनिधि थे। और भी बहुत होंगे, आत्माराम जी के बाद चौधरी विनोद कुमार ही नहीं, और भी तो लोग बहुत नहीं लोग थे। तो देखो हमारी पार्टी के अंदर योग्यता के आधार पर हर वर्कर को, दूसरी बात क्या होता है, जब पार्टी के अंदर संगठन में काम करते हैं तो कोई एमएलए ही सर्वोपरि नहीं होता, एमएलए के अलावा बहुत से ऐसे पद होते हैं। आज मेरे से छोटे से जैसे कार्यकर्ता को इस पार्टी ने जिला अध्यक्ष जैसे पद की जो महत्वपूर्ण पद होता है, आज पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष संगठन के अंदर 4 ही पद होते हैं। और मेरे से जिस छोटे से कार्यकर्ता को, जिसकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी, मुझे कोई परिवार का जो है, कोई हमारे परिवार एक्टिव राजनीति में नहीं था, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हनुमानगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष पद दिया गया है। तो ये परिवारवाद का आरोप यहीं पे जाके गलत होता है कि मुझे जिला अध्यक्ष जैसे पद की जिम्मेवारी सौंपी। आपने बहुत बार हनुमानगढ़ से विधानसभा की टिकट मांगी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाई आपको, तो इससे क्या परिवारवाद की जो आपने बात कर रहे हैं, आप योग्यता की बात कर रहे हैं कि जो योग्यता के हिसाब से जो टिकट दी जाती है, इसके बारे में? नहीं, टिकट मांगना तो पार्टी के अंदर जब काम करता है कोई व्यक्ति, टिकट मांगना हर व्यक्ति का राइट है। टिकट मिलना या नहीं मिलना वो पार्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। जब किसी को टिकट का निर्णय करते हैं, कोई पद देने का निर्णय करते हैं, तो पार्टी के अंदर बहुत सी बातें देखी जाती है। आपको जिला अध्यक्ष बनाया, आप दौड़ धूप करते हैं, दूसरे लोगों को नेता बनाया जाता है, बनाते हैं, जैसे कि दौड़ धूप करके। नहीं, आप एमएलए बनाने के लिए लोगों को दौड़ धूप करते हैं, तो आप में क्या योग्यता नहीं है? नहीं, एमएलए बनना, मैं कहता हूं, फिर मैं कह रहा हूं, पार्टी के अंदर जब काम करते हैं एमएलए या एमपी बनना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। आज हमारी सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री का पद छोड़ के पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है, तो सोनिया जी तो प्रधानमंत्री नहीं बनी ना। तो पार्टी के अंदर जिला अध्यक्ष का पद या प्रदेश अध्यक्ष का पद या ब्लॉक अध्यक्ष का पद एमएलए से कम महत्वपूर्ण पद नहीं होता। और एमएलए बनना ही पार्टी के अंदर, एमएलए एक व्यक्ति बनता है, एमएलए एमपी बनना ही पार्टी के अंदर कोई सबसे बड़ी बात नहीं है। यानी आपका मन नहीं है एमएलए? नहीं, मेरा मन बनने के बाद एमएलए बनना ही सब बड़ी बात नहीं है, मैं कह रहा हूं। पार्टी के अंदर नहीं, ठीक है आपकी बात। मेरी तरफ से कोई दावेदार नहीं। पार्टी मुझे, एक मैं कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने मुझे जो भी सेवा का मौका दिया, मैंने अपनी पूरी निष्ठा से पार्टी के अंदर काम किया। आगे भी पार्टी मुझे साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम देगी या और किसी रूप में काम देगी, पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। और पार्टी के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमारी खुद की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, पार्टी जो हमें आदेश देती है वो काम करते हैं। राहुल गांधी की बात कर लें, जो आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी, जो यहाँ हनुमानगढ़ में पद यात्रा भी की, और हनुमानगढ़ जिले में उन्होंने पद यात्रा की तो इलाके में लोगों की समस्याएं सुनने गए, लेकिन जो जहां उन्होंने पद यात्रा की उसके पास ही, खोथावाली के पास ही जाखड़ा वाली गांव था जहां सेम की सबसे बड़ी समस्या है, वहां तो वो देखने के लिए नहीं गए समस्या। राहुल गांधी जी, जब से ये भाजपा की सरकार आई है, भाजपा का कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री या एमएलए एमपी इस तरह से गांव के अंदर किसानों के दुख दर्द सुनने के लिए नहीं जा रहा। राहुल गांधी जी केवल राजस्थान में नहीं, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, अन्य स्टेटों में भी इस तरह से किसानों की समस्याएं सुनने के लिए गए हैं। और राहुल गांधी जी जब किसी स्टेट के अंदर जाते हैं तो वो एक मुद्दे को लेके किसानों के दुख दर्द सुनने नहीं जाते, सेम की समस्या मानते हैं कि हनुमानगढ़ जिले की बहुत बड़ी समस्या है और हनुमानगढ़ जिले की समस्या होने के नाते ये एक हनुमानगढ़ जिले की समस्या है। राहुल गांधी जी जब एक राष्ट्रीय नेता है, वो जब किसी स्टेट के अंदर जाते हैं तो एक जिला स्तरीय मुद्दे को छोड़ के, उनके दिमाग में था, उनको बताया गया था, वो पूरे नेशन के मुद्दे या राजस्थान स्टेट के किसानों के क्या मुद्दे हैं उनको टच करने जाते हैं। अगर सेम समस्या के अंदर जाते हैं, मैं ये नहीं कहता सेम समस्या छोटी समस्या है, इस इलाके की बहुत बड़ी समस्या है, सेम समस्या के लिए जाते तो किसानों के और भी मुद्दे थे वो छूट जाते। तो राहुल गांधी जी का आने का जो उद्देश्य होता है वो प्रदेश स्तरीय किसानों के जो दुख दर्द सुनने आने का मुद्दा होता है। और सेम के बारे में वहां की बात करें तो दादरी जी, वहां जहां उन्होंने पदयात्रा की वहां तो लोगों की इतनी समस्या है नहीं, समस्या, लेकिन जो एक्चुअल जो कंडीशन थी वो तो देखनी बनती थी। नहीं, एक्चुअल कंडीशन मैं फिर कह रहा हूं, ये सेम समस्या एक हनुमानगढ़ जिले की समस्या है। और राहुल गांधी जी ने कोई ना कोई तो एरिया चुनना था। अगर वो खोतावाली से लेके अमर सिंह वाला नहीं जाके दूसरी जगह जाते तो दूसरी जगह के लोग कहते साहब वहां क्यों गए, हमारे यहाँ आना चाहिए था। अगर सेम समस्या वाले इलाके में जाते तो नौहर वाले कहते हमारे यहाँ आना था। तो कोई ना कोई प्रदेश स्तर के नेतृत्व ने हमारे हनुमानगढ़ जिले के नेताओं से राय विचार विमर्श करके उन्होंने उचित ये समझा कि ऐसे एरिया में ले जाएं जहां पूरे राजस्थान के किसान, जब से ये सरकार आई है, हर वर्ग
इस सरकार से दुखी है, चाहे किसान है, चाहे मध्यम वर्ग व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे गरीब व्यक्ति है। तो किसानों का दुख दर्द सुनने के लिए उन्होंने देखा भी जब से ये सरकार आई है भाव नहीं मिल रहे, नहरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, किसान दुखी है, बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा, डिग्गी अनुदान बंद है, बीपीएल आवास योजना के पैसे नहीं मिल रहे। तो उनका जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या राष्ट्रीय नेतृत्व आता है तो उनका सोच ये होता है कि मैं जहां भी जाऊं वहां मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने का मौका मिले और ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को नजदीक से जानने का मौका मिले। इस सोच की वजह से ही खोतावाली से अमर सिंह बाला की पदयात्रा का हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जिला स्तरीय नेताओं से राय करके ये स्थान चुना था। देखिए दादाजी जी, सेम समस्या के लिए जो कांग्रेस पार्टी है वो आरोप लगाती है कि भाजपा सरकार उदासीन नहीं है इस बारे में, लेकिन मगर इस बारे में आपके प्रदेश में भी सरकारें रही और राष्ट्रीय यानी कि नेशनल सरकारें भी आपकी सरकार, केंद्र सरकार भी आपकी रही, तो तब आपने इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करवाया? जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की, अशोक गहलोत जी की 2 बार सरकार रही कांग्रेस की, दोनों बार सेम समस्या के लिए आज रावसर के अंदर अब जो सेम समस्या जिस तरह से पहले विकराल रूप धारण किए हुई थी, आज रावसर के अंदर आप जाके देखो, रावसर एरिया के अंदर सेम समस्या के निवारण का काम हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। अब ये वहाँ पे लिफ्टिंग का काम करके आज रावसर में चले जाओ, रावसर से मंडी के अंदर दलदल था, आज रावसर मंडी की हालत देख लो। ये कांग्रेस पार्टी की देन है कि वहाँ से सेम समस्या का निवारण किया। और इसी तरह से जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पंप लगा के कुओं पानी को लिफ्ट करने का काम किया, लेकिन जब से ये भाजपा की सरकार आई है वो सारे कुएं बंद पड़े हैं। वो जो पंप लगाए थे बिजली के कनेक्शन के पैसे नहीं भरे इसलिए बंद है। 1.5 साल से जब से ये सरकार आई है कांग्रेस पार्टी ने जो सेम समस्या के लिए जो काम शुरू किया था वो काम बंद पड़ा है। और मैं फिर आपके माध्यम से रावसर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी को इस समस्या के बारे में बताया गया था। 3.5 साल हमारी सरकार हालांकि नहीं है, पर फिर भी सेम समस्या के समाधान के लिए हम राज्य सरकार पे और केंद्र सरकार पे पार्टी लगातार दबाव बनाएगी कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करें। तो इनका कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी ने ही सेम समस्या का निराकरण करवाया और जो भाजपा सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार जब से आई है जो इन्होंने पंप लगवाए थे सेम समस्या के निराकरण के लिए वो बंद पड़े हैं। तो चलिए कुछ और भी सवाल रहेंगे इनसे, अभी वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए चैनल को, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैनल सामाजिक सरोकार रखेगा और जो इस क्षेत्र की समस्याओं को और प्रदेश की समस्याओं को उजागर करने में अपनी भूमिका निभाएगा। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस चैनल के साथ में है। हनुमानगढ़ के अंदर आज से डेली लाइव एक नए चैनल की शुरुआत हुई है। मैं मेरी तरफ से और पूरी जनता की तरफ से मैं इनको शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये दिन दोगुनी और रात चौगुनी ये चैनल करें, बहुत आगे बढ़े, क्षेत्र की विकास की योजनाओं में ये चैनल सहयोग करें, मैं ये आशा रखता हूँ। आपको, आपके दर्शकों को बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सच्ची सही खबर सही टाइम पर लोगों को दिखाया करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमानगढ़ कस्बे में डेली लाइव का जो लोकल चैनल है वो प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इसके लिए चैनल संयोजकों को, उनके प्रबंधकों को शुभकामनाएं देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि ये चैनल लोगों को निष्पक्ष खबरें दिखाएं, लोगों से निष्पक्ष जो उनकी सुझाव प्राप्त करें और यहाँ की स्थानीय समस्याएं या जो जिले की समस्याएं हैं उनको मुखरता से उसको जनता के सामने रखें, ताकि प्रशासन से जुड़े लोग या अपनी जो सरकारी मशीनरी है ऐसी खबरों को आकलन करके समयबद्ध तरीके से उन पर कार्रवाई कर सकें। आप जो ये नया चैनल शुरू कर रहे हैं उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि पहले भी देखा है आपका न्यूज़ मीडिया क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य रहा है, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस चैनल के थ्रू भी आप लोकल लोगों से जुड़ेंगे और लोकल लोगों की समस्याएं जो हैं वो मीडिया के माध्यम से सबके सामने लाएंगे। जैसा कि कहा जाता है कि मीडिया चौथा स्तंभ होता है किसी भी डेमोक्रेसी का, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी पूर्व की कार्यशैली को देखते हुए कि आप इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से लोकल लोगों की समस्याओं को सामने लाएंगे और हम उन समस्याओं से हमारे जो भी लायक सेवा रहेगी उस हिसाब से हम उसको रिस्पॉन्ड करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हनुमानगढ़ ज़िले में डेली लाइव नाम से लोकल न्यूज़ चैनल शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मैं पूरी डेली लाइव की जो टीम है उसको मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ज़िले के लोगों को निष्पक्ष खबरें देखने को मिलेगी। साथ ही जो डेली लाइव की टीम है
वो जनता की जो समस्याएं हैं उनको प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी हनुमानगढ़ ज़िले में डेली न्यूज़ का जो अपने लाइव का हुआ है शुरुआत, मेरी तरफ से इनको और पूरे इलाके वासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कुछ और भी सवाल इनसे रहेंगे। दादरी जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। तो दादरी जी, जैसा कि माना जाता है कि जो प्रदेश में कांग्रेस बटी हुई है दो गुटों में, सचिन पायलट का एक गुट है और दूसरा अशोक गहलोत का, इसके बारे में कुछ कहेंगे? ये भी मीडिया और विपक्ष की का दुष्प्रचार है। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राजस्थान में एकजुट है। सचिन पायलट जी हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन एकजुट होकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी दो गुटों में बंटी नहीं हुई। अभी आपने देखा होगा राहुल जी के दौरे के अंदर सब प्रदेश के नेता हमारे साथ थे, सबने काम किया। और राजस्थान का कोई भी कार्यक्रम हो हमारे नेता साथ साथ चलते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है, सिर्फ मीडिया का और विपक्ष का दुष्प्रचार है। नहीं, चर्चा में तो खूब आया था कि जो सचिन पायलट हैं अपने यूथ विंग तैयार कर रहे हैं, यूथ नई टीम तैयार कर रहे हैं, ये तो इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? गुट तो दो बन ही रहे हैं, दिख ही रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं कहता हूँ फिर मीडिया का दुष्प्रचार है। आज सचिन पायलट जी के साथ पुराने और युवा सब मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से, जैसा राहुल गांधी जी कह के गए थे, अनुभव और युवाओं का मिश्रण रहेगा और अनुभवी लोग और युवा लोग मिलकर सचिन पायलट जी के नेतृत्व में इसी तरह से काम करेंगे। और निश्चित रूप से अगले 3.5 साल के बाद राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोकसभा के जो चुनाव आएंगे, राजस्थान के अंदर 25 के 25 लोकसभा के सांसद कांग्रेस पार्टी चुनेंगे। आप ये बात कर रहे हैं कि 25 के 25 जो सांसद होंगे जो कांग्रेस पार्टी के होंगे, तो ऐसा क्या किया आपने? ऐसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारे काम हुए, तो फिर जनता ने बाहर क्यों फेंक दिया कांग्रेस? देखो, उस टाइम मैं मानता हूं हमारी कुछ कमियां रही होगी, इसलिए जनता ने हमें बाहर किया। दूसरी बात, उस टाइम मोदी का जो दुष्प्रचार था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 15 लाख रुपए जो है हर व्यक्ति के अकाउंट में आएंगे, वो दुष्प्रचार की वजह से लोग भ्रमित हो गए। और आज मैं कहता हूं भारत के इतिहास के अंदर 60 साल में ये फर्स्ट सरकार है, चाहे राजस्थान की भाजपा सरकार हो चाहे केंद्र की एनडीए सरकार हो, 6 महीने के अंदर जनता इस सरकार से उब गई है। आज अगर चुनाव हो तो राजस्थान के अंदर राज्य में भाजपा की 21 सीटें नहीं आवे और भाजपा सेंटर के अगर चुनाव हो केंद्र सरकार के तो 25 के 25 लोकसभा के सांसद इनके आ रहे हैं। आज आप जनता से जाके बात करो, जनता किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार से पीड़ित है। कांग्रेस की सरकार ने, चाहे यूपीए की सरकार रही चाहे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, पिछले 5 साल के अंदर और 10 साल में यूपीए की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी, उन योजनाओं को आज लोग याद करते हैं। और जब से ये 1.5 साल से केंद्र में और राज्य में सरकार आई है भाजपा की, उन नई योजनाएं शुरू करना तो दूर, उन जन कल्याणकारी योजनाओं में समीक्षा के नाम पे हर हफ्ते कटौती की जा रही है। चाहे मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की बात करें, चाहे खाद्य सुरक्षा योजना की बात करें, चाहे डिग्गी पे अनुदान की बात करें, चाहे किसानों को कृषि अनुदान देने की बात करें, हर योजना में कटौती की जा रही है। और ये गांव के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को पीपीपी मॉडल पे देने जा रही है। स्कूलों का समानीकरण के नाम पे बंद किया जा रहा है। 15 लाख रोजगार देने की बात की थी, आज तक एक रोजगार नहीं मिला। 1 लाख शिक्षकों के पदों में कटौती कर दी। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, एक तरफ तो पंचायत राज चुनाव में इस सरकार ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू की, उसके बाद में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव में कल ही नोटिफिकेशन आया है कि 10वीं जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। एक तरफ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इन चुनाव में लागू कर रहे हैं, दूसरी तरफ 1 लाख शिक्षकों के पदों में कटौती कर दी और स्कूल जो है बंद किए जा रहे हैं। तो एक तरफ तो आप स्कूल बंद कर रहे हो और शिक्षकों के पदों में कटौती कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप स्थानीय और निकाय और पंचायत के चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू कर रहे हो। आपका दोहरा चरित्र तो इसी सामने आ रहा है। तो दादरी जी, जैसे आपने एक बात कही कि कांग्रेस ने बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, तो फिर भी कांग्रेस को जनता ने स्वीकार नहीं किया इस बार चुनाव में। कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि कांग्रेस की सरकार में बहुत सारे घोटाले हुए? नहीं, मैं कहता हूं, फिर मैं आप 2G का घोटाला, मैं कहता हूं घोटालों की बात नहीं। मैं अभी पहले जैसे कह चुका कि ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जो दुष्प्रचार किया, और ये हमारी गलती मानते हैं कि हम उस दुष्प्रचार का हो सकता है सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए हो। इसने जनता को भ्रमित करके, आप स्वीकार कर रहे हैं कि घोटाले नहीं हुए? घोटाले नहीं हुए, बिल्कुल घोटाले नहीं हुए। अगर घोटाले हुए थे तो हमने उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया है। आज भाजपा की सरकार, जो मोदी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उनके मंत्रियों के खिलाफ, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे शिवराज चौहान हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर उनका मंत्री हो पंकजा मुंडे हो, सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और आज तक एक मंत्री से इन्होंने इस्तीफा नहीं लिया। और कांग्रेस की जब सरकार थी
नहीं, किसी मंत्री के ऊपर एफआईआर तो दूर, पवन बंसल के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी। आरोप लगते ही कांग्रेस पार्टी ने उनका इस्तीफा लिया। ए राजा आज अंदर में है। महिपाल मदेरणा और राम सिंह बिश्नोई के खिलाफ आरोप लगा, अब पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित किया, मंत्री पद से त्याग पत्र लिया महिपाल से। कांग्रेस पार्टी एक सिद्धांतों वाली पार्टी है। आज जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आरटीआई कौन लेके आया था? आरटीआई कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। आरटीआई आने की वजह से ही इस तरह के भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति पे, किसी नेता पे एफआईआर तो दूर, आरोप लगते ही उसको पार्टी से बाहर किया, उसको पद से हटाया है। और पिछले 6-3 महीने, 1-2 महीने से देख रहे हो आप, वसुंधरा जी पे, सुषमा स्वराज जी पे जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप है। ये बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते थे मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उस मामले पे आज तक एक शब्द नहीं बोल रहे। ये बीजेपी भ्रष्टाचार की जननी पार्टी है और ये भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। कर्नाटका के अंदर खान घोटाला हुआ और कौन से नेता थे उनको पहले बाहर किया, वापस ले लिया। मतलब बीजेपी के अंदर जाते ही सारे भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाते हैं। और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं उनके लिए दोहरे मापदंड है। वो कहता है कांग्रेस का आदमी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही इस्तीफा दे। इन्हीं लोगों ने, जब कांग्रेस के लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, संसद नहीं चलने दी थी, और आज इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हैं। ये इस्तीफा देना तो दूर, पार्टी से उनको नोटिस तक नहीं दिया गया। तो आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मलाल तो नहीं लग रहा कि आरटीआई का जो कानून लागू किया इससे कांग्रेस के भी काफी नेताओं के नाम सामने? नहीं, मलाल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मलाल नहीं। मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी की वजह से ही आज ये भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। ये भाजपा जो भ्रष्टाचार की बात करती है, इनका जिन जिन राज्यों के अंदर इनकी सरकार है, आज तक लोकपाल नहीं है। और भारत सरकार ने आज तक, बीजेपी की सरकार ने लोकपाल नहीं बनाया। ये सत्ता में नहीं होते तो सत्ता में आने के लिए लोगों को झूठ बोल के, कभी गौ हत्या के मुद्दे पे, कभी राम मंदिर के मुद्दे पे, कभी जम्मू कश्मीर में धारा 370 के मुद्दे पे, कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, और कभी 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में आएंगे। ऐसी बातों से जनता को भ्रमित करके ये वोट लेके सत्ता में आते हैं। और सत्ता में आने के बाद में इनका चाल चरित्र चेहरा अलग तरह का होता है। मानसून सत्र चल रहा है दादरी जी, और मोदी सरकार बहुचर्चित जो भूमि अधिग्रहण बिल लेके आ रही है, और भाजपा का दावा है कि किसानों को इससे फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस इसका दुष्प्रचार कर रही है, यही कहना है। तो दुष्प्रचार बिल्कुल नहीं कर रही कांग्रेस। अगर किसानों का इसमें फायदा है तो जब ये भूमि अधिग्रहण बिल यूपीए सरकार के टाइम आया तो जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके अंदर बीजेपी के नेता थे। बीजेपी के नेताओं ने उस भूमि अधिग्रहण बिल को लाने में सहमति दी थी। अगर ये भूमि अधिग्रहण बिल अगर गलत था तो उस टाइम इनके बीजेपी के नेताओं ने उस स्टैंडिंग कमेटी में जब गया सहमति क्यों दी? या तो उस टाइम वो जनता के साथ धोखा कर रहे थे और किसानों के साथ धोखा कर रहे थे। और अब जो बातें किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी उठा रही है उनका जवाब दे। ये बिल्कुल 2-3 उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए इस तरह का संशोधन करने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी लास्ट मरते दम तक इस तरह का भूमि अधिग्रहण बिल नहीं आने देगी जिससे किसानों की जमीन छिन जाए। कांग्रेस का आरोप है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो जन विरोधी है, मगर कांग्रेस की जनता भी समस्याओं को लेकर उदासीन रही। बिल्कुल उदासीन नहीं है। जब कोई मुद्दे आए हैं हमने जिला स्तरीय कांग्रेस पार्टी विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है, हमने यहाँ जब से 1 साल से सरकार आई है इस सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए हैं, राज्य स्तर लेवल पे धरने प्रदर्शन किए हैं। विपक्ष की यही भूमिका होती है। विपक्ष की नहीं, विपक्ष की मैं फिर कह रहा हूँ धरने प्रदर्शनों से क्या नहीं, धरने प्रदर्शन नहीं, यही जनता की आवाज को अभिव्यक्त करने का लोकतंत्र के अंदर यही एक मुद्दा तरीका होता है कि जनता की आवाज को विपक्ष किस तरह से अभिव्यक्त करे। जनता की आवाज को अभिव्यक्त करने का लोकतंत्र के अंदर विपक्ष के पास यही मुद्दा होता है कि उनको जनता की आवाज को धरने प्रदर्शन मीडिया के माध्यम से उठाएं और भूख हड़ताल करें। और यही हम जो है धरने प्रदर्शन के माध्यम से जनता की अभिव्यक्ति को और धरने प्रदर्शन करके हमने राज्य सरकार पे इस तरह का दबाव बनाया कि बहुत से फैसले राज्य सरकार जन विरोधी नहीं ले सकी। दादरी जी आप कुछ भी कहें, लेकिन अगर आपने कुछ काम किए होते, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने कुछ काम किया होता तो एक आप सीटें देख लें, कितनी सीटें आई हैं आपको। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हमने अगर काम नहीं किए होते तो आप आज अपने इस न्यूज चैनल से हनुमानगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात छोड़ो, आप हनुमानगढ़ के अंदर आप सर्वे करो कि लोग जो हैं राज्य सरकार के किए हुए काम जो कांग्रेस की सरकार ने किए थे और यूपीए सरकार ने किए थे, आज उन कामों को याद करने लग गए हैं कि कांग्रेस की सरकार अच्छी थी। आप अपने न्यूज चैनल से सर्वे करवाओ कि आज अगर राजस्थान के अंदर चुनाव होते हैं तो इस भाजपा पार्टी की क्या हालत होने वाली है और कांग्रेस पार्टी को दोबारा, क्यों मैं फिर कह रहा हूं, जनता उस टाइम भ्रमित हो गई थी, इनके झूठे वादों में आ गई थी और आज जनता पछता रही है। लेकिन 3.5 साल चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए जनता के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं है। और आप सर्वे कराइए कि आज जनता किस तरह से भाजपा के राज में त्राई त्राई मान कर रही है।
तो ये कह रहे हैं कि भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। और एक बात और दादरी जी, एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते बनता है। बीकानेर संभाग के चारों जिलों बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और चूरू जिलों में मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। श्री गंगानगर में बीडी अग्रवाल ने मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, और जो बीकानेर में तो मेडिकल कॉलेज पहले से ही है, और चूरू में राजेंद्र राठौड़ ने घोषणा की है। क्या हनुमानगढ़ के लिए जो नहीं बनता मेडिकल कॉलेज? देखो, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार जब आई, गंगानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करके हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी करके गए थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई, उस मेडिकल कॉलेज को जो है बनने नहीं दे रहे और अड़ंगे लगा रहे हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, और आने वाले टाइम में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जरूरी नहीं है मेडिकल कॉलेज हो। गंगानगर का मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया? कांग्रेस सरकार के टाइम अशोक गहलोत जी ने शिलान्यास किया, और जब से भाजपा की सरकार आई है, कांग्रेस के किए हुए हर काम के अंदर ये अड़ंगे लगा रहे। मेडिकल कॉलेज नहीं, कांग्रेस ने जो काम स्टार्ट किए, चाहे आप रिफाइनरी की बात करो, मेडिकल कॉलेज की बात करो, हर काम को राजनीतिक विद्वेषता से बर्बाद करने पे, ये चाहे जन कल्याणकारी योजना की बात करें। गंगानगर के मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, पैसा तो बीडी अग्रवाल दे, चाहे अशोक गहलोत जी, हमारे कांग्रेस की सरकार ने उनसे एमओयू करके उस मेडिकल कॉलेज को शिलान्यास किया था। और जब से ये भाजपा की सरकार आई है, राजनीतिक द्वेषता के कारण उस मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ नहीं होने देने जा रही। हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज की तो बात छोड़े, सरकारी अस्पताल में भी पूरे स्टाफ नहीं है, कोई पूरे उपकरण भी नहीं है। कोई ट्रॉमा सेंटर की बात करें तो वहां भी देखें आप। देखो, कांग्रेस की जब सरकार थी, निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत 400 दवाइयां इस सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मिलती थी। पीएससी के अंदर हर पीएससी में 100 दवाइयां मिलती थी। निःशुल्क जांच हमने शुरू की। जब से ये भाजपा की सरकार आई है, जिला अस्पतालों में, पीएससी में इन्होंने आज दवाइयों की संख्या देखो कितनी करती, जांचों की आप स्थिति देख लो क्या है। ये सरकार, मैं कहता हूं, जनता के भले का काम ये करती नहीं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह की व्यवस्थाएं की, उन सब व्यवस्थाओं को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। गिनाएंगे व्यवस्था क्या क्या? निःशुल्क दवा जो है, आप हॉस्पिटल के अंदर जाके खुद पता करो कि कांग्रेस के आजकल तो आरटीआई का जमाना है, आप आरटीआई से सूचना ले लो या डॉक्टर से पूछो कि कांग्रेस के टाइम इस जिला अस्पताल के अंदर कितनी तरह की दवाइयां निःशुल्क मिलती थी, और भाजपा की सरकार आने के बाद में आज कितनी तरह की निःशुल्क दवाइयां मिल रही है, कितनी तरह की जांचें सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मुफ्त होती थी और किसी तरह की जांचें। आज आप पता करो जाके और जनता को बताओ कि कांग्रेस के टाइम निःशुल्क इतनी दवाइयां, महंगी से महंगी दवाइयां, निःशुल्क इलाज कितना होता था, आज उसमें क्या फर्क है, ये आप अपने लेवल पे सर्वे करके जनता के सामने लाओ। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर मीडिया का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है जितना एक विपक्ष का या किसी राजनीतिक दल का है। तो आप मीडिया के साथी होने के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि आप जनहित के अंदर कांग्रेस सरकार के अंदर जो योजनाएं शुरू की थी, उन योजनाओं में जो कटौती की गई है, उन योजनाओं में कटौती को भी आप जनता के सामने लाओ, ये मेरा आपसे आग्रह है। तो चलिए दादरी जी, आज के लिए आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और ये थे हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी, जो कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। हनुमानगढ़ जिले की राजनीति से लेकर चर्चा की। और दादरी जी, एक आखिरी और छोटा सा सवाल मेरे जहन में और उठ रहा है कि आपके दिल की बात बताएं, आगे चुनाव आ रहे हैं तो क्या आप टिकट मांगेंगे या नहीं? मैं कहता हूं, जब आपका मन है एमएलए बनने के? मैं कहता हूं, जब कोई राजनीतिक दल का सदस्य होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को अपनाते हुए हमने इस पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। और जब पार्टी के अंदर काम करते हैं तो खुद की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देती है, चाहे कार्यकर्ता के रूप में, चाहे संगठन में, चाहे चुनाव के रूप में, पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है। इसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कभी भी नहीं चलती और न कोई चीज मांगने से मिलती है। पार्टी जो आदेश देगी वो आदेश हमें सर्वोपरि है। अगली बार किसको तैयार किया जाए? मैं कहता हूं बिल्कुल, फिर मैं कह रहा हूं, पार्टी जिसको आदेश देगी, पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है। पार्टी के अंदर जब काम करते हैं, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, और जब कमिटमेंट के साथ काम करते हैं तो पार्टी जो आदेश देती है, जिसको पार्टी आदेश देगी वही होगा। किसी की भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पार्टी में नहीं चलती। तो चलिए, शुक्रिया दादरी जी आपका। तो ये थे हनुमानगढ़ से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी, जो कि आज हमारे साथ शरीक हुए हैं चर्चा में बातचीत करने के लिए। तो बहुत सारे मुद्दों पर बात की, हनुमानगढ़ जिले की राजनीति से लेकर हमने केंद्र सरकार के राजनीति पर बात की, और इन्होंने आरोप लगाए हैं भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, और कुछ सवालों से बचते हुए भी नजर आए। तो चलिए, आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप देखते रहिए डेली लाइव।